अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुए। वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, कि बायोलॉजी किस तरह से साइंस की दीगर ब्रांचेस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इनके साथ ताल्लुक़ जोड़े हुए हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के हवाले से लिखा हुआ है, बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी है कि बायोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है। मल्टी डायमेंशन यानी कि जो अलग अलग डायमेंशंस में खुलती हो। अलग अलग डायमेंशन से मुराद ये है कि ये अलग अलग ब्रांचेस के साथ जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एनिमल के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि एनिमल्स किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें कौन कौन से अमल हो रहे हैं, उन सब को बायोलॉजी डिस्कस करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मूवमेंट ऑफ एनिमल को देखें तो ये फिज़िक्स के लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रही है। तो बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा साइंस की ब्रांचेस के साथ ताल्लुक़ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। अब किस तरह से कौन कौन सी ब्रांचेस के साथ, जैसे सबसे पहले है बायोफिज़िक्स। बायोलॉजी का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ में। अब बायोफिज़िक्स को हम किस तरह से बयान करेंगे, तो लिखा हुआ है कि एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर लॉज एंड टेक्निक्स फ़िज़िक्स के यूज़ होंगे। फ़िज़िक्स के कानून, फ़िज़िक्स के तरीके यूज़ होंगे। क्यों यूज़ होंगे? ताकि हमें लाइफ के बारे में पता चल सके। फ़िज़िक्स को यूज़ करना लाइफ को जानने के लिए, ये हम बायोफिज़िक्स कह रहे हैं। अब किस तरह से होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है रेडियो फिज़िक्स के बारे में, कि रेडियो फिज़िक्स एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसके अंदर हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होंगे। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, पहले तो आपको आइसोटोप समझना पड़ेगा। आइसोटोप ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिसके आपको तीन अलग अलग सूरतें नज़र आ सकती हैं। तीनों सूरतों के अंदर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। आपको मालूम है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिपेंड करता है उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के ऊपर। जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक मास काउंट होता है। तो अगर हाइड्रोजन है तो उसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, तो उसका जो एटॉमिक मास आता है वो 1 आता है। लेकिन इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन भी हमारे पास मौजूद होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक मास 2 हो जाता है। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास 3 हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, एक ही एलिमेंट लेकिन अलग अलग एटॉमिक मासेस के साथ, उसे हम आइसोटोप कह रहे होते हैं। अब आइसोटोप के अंदर क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो उसका न्यूक्लियस ज़्यादा हैवी होता है। वो अपने आप को हैवी नहीं रखना चाहता, तो वो अपने में से रेडिएशंस निकालता है। तो इन्हीं रेडिएशंस का हम फ़ायदा लेते हैं जब हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। अब ये रेडियो आइसोटोप्स क्यों यूज़ होंगे, टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हमें देखना है मूवमेंट मटेरियल्स की, कि हमारे अंदर किस तरह से हमारी बॉडी में चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये रेडियो आइसोटोप्स की मदद से हो सकता है। उसके अलावा कोई हम सैंपल ले रहे हैं और सैंपल को जानना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आइसोटोप को यूज़ कर सकते हैं। तो उसे हम रेडियो लेबलिंग कहते हैं। एक हमने सैंपल लिया, उसके अंदर हमने एक केमिकल डाल दिया। केमिकल जो है वो अपने में से शुआएँ निकालेगा। वो अलग कलर की शुआएँ हो सकती हैं, रेड कलर की, ग्रीन कलर की। तो उससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर एक कौन सी चीज़ मौजूद है, दूसरे के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है। तो रेडियो लेबलिंग भी इसी तरह से यूज़ हो सकती है। एक और तरीका है जिसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। कार्बन डेटिंग के प्रोसेस के दौरान हमें फॉसिल्स की एज का पता चलता है। फॉसिल की एज का मालूम इस तरह से चलेगा कि कौन से फॉसिल कितने ज़्यादा पुराने हैं। अब ये फॉसिल खुद क्या होते हैं, हमने जब पैलेंटोलॉजी को जिक्र किया था, हमने कहा था कि जानदार के जो बाकियात होते हैं उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। कोई भी जानदार, उसकी हड्डी भी होगी तो वो भी फॉसिल होगा, क्योंकि जानदार ज़्यादातर कार्बन के बने हुए हैं, तो कार्बन के आइसोटोप मौजूद हो सकते हैं। उन आइसोटोप्स को देख करके उसकी एज को मालूम किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कह रहे होते हैं। कुछ और तरीके भी फिज़िक्स के हैं, जैसे साउंड वेव्स के तरीके हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड हो गया। उसके अलावा एक लेज़र टेक्नोलॉजी है, तो ये भी फ़िज़िक्स को बायोलॉजी के साथ जोड़ती है। दरअसल लेज़र टेक्नोलॉजी और अल्ट्रासाउंड दोनों ही फ़िज़िक्स के हिस्से, लेकिन ये जानदारों पर यूज़ हो रहे, तो हम कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स एक तरह से बायोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। अभी हमारे पास एक और ब्रांच मौजूद है जिसे बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री लिखा हुआ है। इसी को हम बायो स्टैटिस्टिक्स भी कह रहे होते हैं। अब ये बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर जानदारों से जुड़ी डेटा कलेक्ट की जाती है। जब भी रिसर्च की जाती है तो जानदारों के हवाले से हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी कि इसका काम ज़्यादातर हमें रिसर्च में देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये बायोलॉजी की ब्रांच है और इसका ताल्लुक स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स के बारे में है। मॉलिक्यूल्स जो कि जानदार को बनाते हैं या सेल को बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम उनके केमिकल्स के बारे में जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से केमिकल्स बनते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं जो कि फिर हमारे सेल को बनाते हैं।
उनके कामों को पढ़ते हैं, फंक्शन उनका, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की कमी या ज़्यादा होना, ये सारा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। फिर एक और है हमारे पास बायो जियोग्राफी। अब इसमें 3 चीज़ें हैं। बायो मतलब कि लाइफ, जियो यानी कि अर्थ, ग्राफी मना के हिस्से, ज़मीन के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उन पे पाई जाने वाली ज़िंदगी की स्टडी। तो इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? इसका ताल्लुक़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उन हिस्सों पे जो जानदार मौजूद हैं, जो जानदार अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग मौजूद हैं, उनके बारे में बायो जियोग्राफी में पढ़ा जाता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि कई सारे जानदार जो हैं वो ज़मीन के एक ख़ास रीजन तक महदूद होते हैं और उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से, मिसाल के तौर पर कुछ जानदार हैं जो सिर्फ गर्म इलाकों में रह सकते हैं, तो वो गर्म इलाकों में पाए जाएंगे। कुछ जानदार ऐसे हैं जैसे पेंगुइन्स, वो ठंडे इन्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए, तो वो ठंडे एरिया में मौजूद हैं। तो जानदार काफ़ी सारे हैं जो अलग रीजन पर पाए जाते हैं। अब जानदारों का अलग रीजन्स पे पढ़ना, अलग ज़मीन के हिस्सों पे पढ़ना, ये बायो जियोग्राफी कहलवाता है। फिर हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वैसे मैशियत को कहा जाता है, कारोबार को कहा जाता है। लाइफ का जब कारोबार के साथ ताल्लुक़ आ जाए, अब किस तरह से इसके अंदर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ा जाएगा जो कि खुसूसन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। अब किस तरह से प्रोडक्शन होगी, जैसे मीट प्रोडक्शन हो गई। मीट प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी सारे एनिमल्स इन्वॉल्व है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉटन प्रोडक्शन है, उसके अंदर कॉटन प्लांट इन्वॉल्व है। तो वो ज़्यादा जो इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इनसे क्या मालूम किया जाएगा, इसमें क्या पढ़ा जाएगा? इसके अंदर हम एक चीज़ तो कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट वैल्यू, कि कितना जानदार के ऊपर खर्च आया है, और दूसरा कैलकुलेट किया जाएगा उसमें हासिल होने वाला प्रॉफिट। तो कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू जो है बायो इकोनॉमिक्स के तहत कैलकुलेट की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।